क्वेश्चन क्या ये रेगुलर टेट्राहेड्रन रेडियस ऑफ sphere the radius of sphere circumscribing a tetrahedron circumscribing a tetrahedron or regular tetrahedron, not the ordinary tetrahedron, it's a regular regular रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? जिसकी सारी की सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। टेट्राहेड्रॉन with side length k। तो देखिए भाई, अब ये जो है आपका थोड़ा 3D स्पेस बनेगा। ये 3D फिगर है ये थोड़ा आपका। पहले टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करते हैं इसको। तो सपोज टेट्राहेड्रॉन ये हो गया। ये आपका टेट्राहेड्रॉन हो गया। सारी की सारी साइड लेंथ्स इक्वल है, सारे ट्रायंगल इक्वल है। बनने वाले सारे ट्रायंगल आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं इस केस में। ये A, B, C and D, this is। चलिए, तो अब आपको एक स्फीयर बनाना है जिसके अंदर ये आ जाए। बिल्कुल क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है। कौन कौन बच्चे आ गए? अनिकेत आ गया, थर्व आ गया, सत्यजीता, सिद्धेश आ गया, सुशांत। बेटा थोड़ा जल्दी आ जाए कीजिए प्लीज, ताकि हम लोग स्टार्ट कर पाए। देखिए अब एक सीन ये है आपके पास। अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो ये बिल्कुल वही चीज है। थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। मतलब अब सीन क्या है आपके पास? पहले हमारे पास क्या होता था? पहले हम जो चीज देखते थे, जब हम 2D में पढ़ते थे इस चीज को, तब हम क्या देखते थे कि हमारे पास एक कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हम एक ट्रायंगल जो होता था उसको बनाया करते थे। कोई भी एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ किया करते थे। तो इस तरीके की कोई चीज होती थी। अभी चीज वो, अब चीज क्या है? यही चीज 3D में आ गई है। अब सर्कल की जगह ले लिए स्फीयर ने, और ट्रायंगल की जगह ले ली है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में। तो अब आप मुझे बताइए कि इसकी, अगर मैं इसको एक स्फीयर के अंदर डालूं इस तरीके से कि इसकी चारों की चारों वर्टिसेस जो है वो सरकमफेरेंस पे आ जाए, तो वो देखने में कैसा होगा? लाइक ये है, बच्चे का मैसेज आया है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर एच कॉमा के सेंटर मानकर वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे। बेटा पहली चीज तो आपको सर्कल के जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं दी है। एक चीज है ना, पहली तो गलती यही है कि ये सर्कल के क्या, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है। तो मैं स्फीयर बनाऊंगा। अब जो स्फीयर होगा वो कैसे बनेगा? इसको सरकमस्क्राइब करता हुआ, जो इसको सरकमस्क्राइब करेगा थोड़ा कुछ तो भी नहीं आएगा। चलिए पहले स्फीयर बना दो। तो बताइए भाई कैसे होगा ये? याद कीजिए पहले कैसे किया था। मैं बात कर रहा हूं एसओटी की। एसओटी में हमने सरकम रेडियस निकाली थी ना,
वो कैसे निकाली थी, उस पर गौर कीजिए। कोऑर्डिनेट तो पता ही, अगर बेटा कोऑर्डिनेट ही पता होते, सपोज अगर तीनों वर्टिसेस के मुझको कोऑर्डिनेट ही अगर वो दे देता, तो मैं फिर तो था ही क्या ना, फिर तो मैं इनर रेडियस जो मेरे पास चारों थे ही सही, तो मैं सरकम रेडियस के लगा देता, मैं सरकम सेंटर निकाल देता और दूसरे से इन सेंटर निकाल देता, फिर तो हो ही जाता। मगर यहाँ वो चीज है ही नहीं ना, अवेलेबल नहीं है वो चीज। लगाओ दिमाग, कैसे होगा ये रहा आपका टेट्राहेड्रॉन। कंसेप्ट वही लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, वैसा ही कंसेप्ट है ये बिल्कुल। लगाओ दिमाग, ये ऊपर उठा, ये कुछ इस तरीके से, ये आपके पास ए बी सी डी, मतलब ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। कहने का मतलब जो भी साइड आप देख रहे हो या जितने, अच्छा टेट्राहेड्रॉन के कितने फेसेस बनते हैं, 4 फेसेस बनेंगे, पिरामिड ही तो होता ही है। तो 4 फेसेस में जो ट्रायंगुलर फेसेस है सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब कैसे निकालोगे इनर रेडियस या सरकम रेडियस, कैसे निकलेगी भाई? अच्छा आपके माइक्स, यस सॉरी, आपके माइक, अभी माइक्स ऑन है आपके, प्लीज रिप्लाई कीजिए। अब बताइए कैसे होगा, कैसे निकलेगा, रिप्लाई करो भाई, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकलेगा? माइक्स ऑन है आपके, मेरी आवाज आ रही है ना आपको प्रॉपर? हाँ सर। तो बताओ बेटा कैसे, कैसे निकलेगा इसको, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये? हम्म, हमारे पास साइड्स की लेंथ है सिर्फ, सरकम रेडियस निकालनी है, कैसे निकलेगा सरकम रेडियस, कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? नहीं पता, चलिए। हाँ भाई बेटा, एक बात बताओ, अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने कहा था बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही केस बनेगा। हमने जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमने एक चीज देखी थी कि इसके सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये सब एक ही जगह पर आते हैं। याद है कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? चाहे आप सरकम सेंटर निकाल दो या इन सेंटर निकाल दो या ऑर्थो सेंटर निकाल दो या सेंट्रोइड निकाल दो, सब एक ही जगह पर आते हैं। याद है कुछ? हाँ यही चीज यहां पर भी फॉलो होगी कि इसके भी रेगुलर, और देखिए दो तरीके से टेट्राहेड्रॉन बन सकता है, एक तो सारी साइड इक्वल कर दीजिए, ये स्पेशल केस हो जाता है आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का। दूसरा, सारी की सारी साइड्स आप अलग कर दीजिए, या फिर जैसा जो करना चाहते हैं वैसा। मगर ये एक स्पेशल केस है जब सारी साइड्स इक्वल हो जाए। इस केस में आपका सेंट्रॉइड हो जाए या इंसेंटर हो जाए, सब आपके सेम होंगे। हमने सेंट्रॉइड पढ़ा हुआ है, सेंट्रॉइड के बारे में हमने क्या देखा हुआ है? अगर मैं ये टेट्राहेड्रॉन बनाऊं आपके सामने, तो इसका सेंट्रॉइड के बारे में क्या होता है, सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड क्या होता है? अभी मुश्किल से 2 दिन पहले की बात है जब पढ़ा था इसको। इसके सेंट्रॉइड क्या होता है इसका? इसका सेंट्रॉइड क्या था? किसका किसका कॉन्करेंसी पॉइंट था? कैसे आया था वो? अब अगर ये रिजल्ट नहीं तुम याद रखोगे, तो भाई कैसे कैसे काम चलेगा फिर? इसका जो सेंट्रॉइड होगा ना, सर, वही, हाँ बोलो, बोलो बेटा बोलो। वो ईच पे ये सेंट्रॉइड 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 से निकलने वाली सेंट्रॉइड को जोड़ने वाली वर्टिसेस से वो अपोजिट लाइन वर्ड, का इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ अपोजिट, सही बोल रहा है बच्चा।
अपोजिट साइड्स, किसी भी हाँ वर्टेक्स से आपको अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को जोड़ने वाला, यही था ना, यही था भाई, हाँ सर। ठीक है ना, यही था। अच्छा बेटा, दूसरा एक मुझे बात बताओ कि सेंट्रोइड जो था इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता था, किस रेशो में डिवाइड करता था? सर 3:1। 3:1 में डिवाइड करता था। यस, अब हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है ना, जो अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट इसका जी है, तो यही पॉइंट इसका जो है वो ओ भी हो जाएगा, सरकम सेंटर भी हो जाएगा। अब ये मुझको केवल और केवल क्या निकालना है कि ये जो सरकम सेंटर और किसी भी वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं सिर्फ वो निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब मेरे को बेटा एक बात बताओ, अगर मैं डिस्टेंस लूं अभी ए बी सी, ये हो गया डी, तो अगर ये ओ है और यही मेरे पास जी है, या फिर जी और ओ सेम है, तो मेरे पास ओ डी, ओ ए, ओ बी और ओ सी ये सब बराबर हो जाएंगे ना भाई, सब बराबर हो जाएंगे ना, सब बराबर हो जाएंगे ना। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर मैं इस पॉइंट को जीवन ले लूं, मतलब एबीसी ट्राइंगल के सेंट्रोइड को, देखो स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, रटवा तो मैं अभी दूंगा आंसर कितना है, बच्चे का मैसेज आया है ना, आप लोग स्ट्रेटेजिकली कितने ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज समझिए आप, स्ट्रेटेजिकली कितने ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बेटा वो पॉइंट जीवन हो गया, तो जीवन डी की लेंथ क्या थी, मतलब ये वही चीज है कि लेंथ ऑफ मीडियन क्या थी उस केस के लिए। अगर ट्रायंगल था तो किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लेंथ, साइड की लेंथ क्या थी। इस केस में हम क्या बात करेंगे कि हमारी ये जो जीवन डी है, मतलब किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट फेस के सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन की लेंथ क्या थी, क्या थी, क्या लेंथ थी, बताओ क्या लेंथ थी, या कैसे निकालेंगे। नहीं पता थी वो तो छोड़ो, वैसे तो नहीं बताई है मैंने, कैसे निकलेगी, ये लेंथ कैसे निकलेगी। कुल मिला के ये है बात, यही यही तो होता है ना बेटा कि अगर कोई बच्चा सोचना स्टार्ट करे तो, ये देखो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसे सोचा जाता है चीजों को, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मान के चलो ऐसे रखा हुआ है आपके सामने। अब इससे कितनी ऊंचाई पर मैं एक पॉइंट लूं, मतलब बेटा ये ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, सेम लेंथ का, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पॉइंट और इसके फेस को मिलाने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, मतलब वो जो टिप है उस टिप की अपोजिट फेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, सिर्फ ये पूछ रहा हूं मैं, क्या होगी, बताओ क्या होगी। क्या होगी, वो टिप की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, वो हाइट कितनी होगी, ये कैसे निकलेगी, ये हाइट, ये हाइट कैसे निकलेगी, ये जो हाइट है इस पॉइंट की, ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर है आपका फेस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, ये G1D, ये लेंथ कैसे निकलेगी, कैसे निकालोगे इस G1D को, लगाओ ज्योमेट्री लगाओ, कैसे निकलेगी ये लेंथ। सर सुबह सुबह दिमाग ही नहीं काम करता हमारा, अरे भैया कोई मैंने बहुत ऐसी चीज नहीं हेलो पूछी है। सर। हाँ बोलो। सर हम नीचे का एक कोई भी मतलब साइड लेंगे, मतलब ए हाँ और जीवन हाँ की साइड। हाँ बेटा, सबकी लेंथ ये क्या है, ठीक है, एक्चुअली जो भी लाइन तुम देख पा रहे हो ना, G1D को छोड़ के सबकी लेंथ के है। आगे बोलो। हाँ सर, और बी और जीवन की लेंथ हमें पता है होगी ना। बी और जीवन की, ठीक है जीवन बेटा, बी, हाँ हाँ शाबाश बेटा, बी और जीवन की और लेंथ फिर बिल्कुल तुमको पता है, क्यों, अच्छा कैसे पता है, कैसे पता है, अरे फेस का, सर वो टू। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, क्योंकि आपका मीडियन नहीं है, और बेटा क्योंकि आपका सारे के सारे बनने वाले ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये आपके पास लेंथ होगी क्या, अगर ये के है, मतलब मेरे पास, वैसे आपकी मीडियन की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ मीडियन कितना होता है ये भी मैंने लिखवाया हुआ है, 1/2 अंडर रूट 2
बी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये आपके सामने है सी के अपोजिट वर्टिसेस वाली। इसी तरीके से सारी निकल जाएगी, मगर क्योंकि हमारा केस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रोहित का मैसेज आया, मैं उसको थोड़ी देर से पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा बेटा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन जो होती है वही आपके पास परपेंडिकुलर की भी हो जाती है। अगर ये लेंथ के है, ये एंगल 60 है, तो ये आपके पास में ये जो जिसकी तुम बेटा बात कर रहे हो ना मीडियन की, ये आपके पास क्या हो जाएगी, के साइन 60, और के साइन 60 आपके पास कितना हो जाएगा, √3 k/2। ये पूरी हो जाएगी ये लेंथ आपके पास। इसके अलावा अगर ये जी है, तो ये इस मीडियन की लेंथ को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो उसका मतलब 2x + x = √3/2 × k। तो आपके पास 3x = √3/2 k, और x तुम्हारे पास आ गया 1/2 √3 k। और आपके पास कितना देखना है, आपके पास ये जो लेंथ होगी ये 2 वाला पॉइंट होगा, मतलब रेशो 2 वाला। तो ये आपके पास 2x कितना हो जाएगा, k/√3। ठीक है भाई सिद्धेश? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। जीवन बीडी भी जीवन भी पता है, आगे बोलो। जीवन भी पता है सर, बीडी की लेंथ हमें पता है कितना बेटा, के बीडी, बी डी, हाँ बेटा के है, शाबाश। और वो ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा। ये बात, ये देखो भाई बच्चे ने कितना अच्छा दिमाग लगाया। और मतलब यही तो होता है ना, मैं क्यों पूछता हूँ चीजें, मैं क्यों पूछता हूँ चीजें, क्या मुझे नहीं पता था क्या ये? तुम भी तो दिमाग लगाओ तुम्हारा, तुम भी तो दिमाग लगाओ तुम्हारा। अभी तो ये इस बच्चे ने जो दिमाग लगाया ना, अभी और दिमाग लगेगा इसी चीज में, क्योंकि अभी मैं एक चीज और कवर करूंगा। ये बहुत अच्छा सोचा है इस बच्चे ने, तो मैं यहां पर लिखूंगा अब पहले, as in the case of इक्विलेट। देखो सुनो, तुम्हारा रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोले तो 3D में इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस। मतलब सारे के सारे फेस, कहने का मेरा मतलब है कि ज्यादातर प्रॉपर्टी मैच हो जाती है। इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल in the case of equilateral triangle as in the case of equilateral triangle, मेरा इरेजर कहाँ चला गया रे भाई, हाँ इरेजर। in the case of equilateral triangle as each point each spatial point each spatial point हमारे क्या होते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। अंदर के तो यही होता है, पांचवा आपके पास बाहर होता है जिसको एक्स सेंटर बोलते हैं। अब वो तो अंदर आएगा नहीं, वो तो नहीं ना कोइंसिडेंट, आर कोइंसिडेंट। सिमिलरली in the case of regular tetrahedron, centroid in center and circumcenter and orthocenter all are coincident। ठीक है ना? तो ये बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बोला है इस बच्चे ने। देखो क्या करना है इसमें, ये आपके ये जो टिप है, इस टिप से ये परपेंडिकुलर डाला मैंने बेटा, 3D ज्योमेट्री है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास, अगर मेरे पास इस पॉइंट को मैं G1 बोलता हूं, तो इसका जो इसकी मेरे को यहां पर आपका ये जो इसका
जी होगा, मतलब सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा, वही मेरे पास सरकम सेंटर भी हो जाएगा। सरकम सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूं। सो इट्स सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, बिल्कुल सरकम सेंटर आर कोइंसिडेंट, आर को इंसिडेंट। बस हो गया ये क्वेश्चन आपका। अब अगर ये कोइंसिडेंट है तो अब देखिए क्या होगा आपके पास में। अब ये लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको, BG1, BG1। अब तो BG1 आपके पास में क्या हो जाएगा, BG1 आपके पास, भाई अगर मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर देता तो ये आपके पास मीडियन है, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं हम क्या देंगे, ई नाम दे देते हैं। तो बीई आपके पास कितना हो जाएगा, बीई मीडियन है। और मीडियन हो जाएगा तो क्या, क्योंकि इक्विलेटरल, ये एबीसी जो फेस है मैरून वाला ट्रायंगल है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये आपके पास क्या है, ये आप मीडियन बोल दीजिए या परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बात है कि आपका वो वही आपका एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। तो हो जाएगा वो के साइन 60। तो कितना हो जाएगा, √3k/2। बेटा ध्यान से देखते हुए चलना, आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है अभी इसमें। ये हो गया आपके पास में √3k/2। इसी तरीके से ये आपके पास 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में। तो आपके पास में 2x + x, ये आपके पास √3k/2 है। तो आपके पास में x कितना आ जाएगा, 1/2 √3k। तो आपके पास बेटा 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k/√3। ये हो जाएगा आपके पास में केवल और केवल BG1। ये BG1 आ गया। अरे ये BG1 में किसी को समस्या तो नहीं है ना भाइयों, अरे BG1 में समस्या तो नहीं है ना, SOT से निकाला है। अरे बच्चों नहीं BG1 में तो समस्या नहीं है ना। नहीं बच्चों को ये भी है कि सर ये x क्या कर रहे हो सर, ये आप क्या होता है ये x। अरे सिंपल सा बेटा, वो 9th-10th का मैथ लगाया और कुछ भी नहीं किया है। ये 2x आ गया आपके पास में, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब जो सिद्धेश ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। इस पॉइंट को, चलिए ब्लैक हो गया, ब्लैक पेन से इसको बनाएंगे यहाँ पे। ये पॉइंट बी लिया मैंने और इसको इससे ऐड कर दिया। देखो ये 3D ज्योमेट्री है, थोड़ा देखने का तरीका आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे दिखोगे वैसा दिख जाएगा आपको। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये जो आपका ये जो पिंक स्पॉट लिया है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। और उसके अंदर टेट्राहेड्रॉन है जिसकी सारी की सारी वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पर है स्फेयर के। तो ये मेरे पास BO अब मैं निकालूंगी, या तो BO बोल दूं या फिर BG निकाल दूं। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब मैं बोलूंगा, और वो भी 3D में अवेलेबल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BOG1, BOG1। तो ये BOG1 में आपको क्या क्या पता है, BG पता है, BG1 पता है आपको। BG1 अभी अभी ऊपर निकाला, k/√3। इसी तरीके से आपको, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल BOG1 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इस केस में आपको BG1 तो पता है मगर BO, ये लेंथ अभी नहीं पता है, तो ये वाला ट्रायंगल लेने की नहीं, ये नहीं लेंगे, ये दूसरा वाला लेंगे ऊपर वाला, BDG1, BDG1, G1, BDG1। भाई BD पता है आपको, BD तो गिवन ही है, साइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन के है। इसके अलावा और क्या पता है आपको, BG1 ये मैंने निकाला है अभी अभी, BG1 ये मैंने निकाला है अभी अभी, कितना निकाला है BG1, k/√3। तो ये मेरे पास जो DG1 है, DG1 जो कि मेरे पास क्या हो जाएगी, वर्टेक्स से, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के सेंट्रोइड को मिलाने वाली लाइन की लेंथ। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ सर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस शो कर रहा था, इस वजह से, है ना, वो लिखा हुआ आ जाता है कुछ के नेटवर्क अनस्टेबल इस तरीके से ना। तो DG1 आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर है उसका, हाइपोटेनियस आपका BD हो गया है, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज्यादा जरूरत है। तो k² - k²/3। तो ये बेटा अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k अंडर रूट के अंदर 2/3। क्लियर है ना भाइयों, क्लियर है ना।
हाँ ठीक है। अब देखिए, अब आ गई मेरे पास में ये बात कि मेरे पास डी G1 ये बेटा मेरे पास सॉरी आ चुका है। इसका जो सेंट्रॉइड है या फिर इस केस में जो सरकम सेंटर बन रहा है, ये डी G1 को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 3:1 में। तो जब 3:1 में डिवाइड करेगा तो 3x, वही क्या x पहले ले लिया तो y ले लो, प्लस y इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? K2/3। यही होगा। ये पूरी लेंथ है ना मेरे पास में। अरे बेटा सिंपल सा करके ये वाला पर अभी क्या किया मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, BD माइनस BG1। ये किया है मैंने, और कुछ नहीं किया है मैंने केवल इसके अलावा। तो ये मेरे पास ये लेंथ आ चुकी है, ठीक है ना। अब इसके साथ में हाँ, अब ये लेंथ मेरे पास K2/√3 है, तो ये मेरे पास कितना हो गया? 4y इक्वल टू √2/3 K। तो ये मेरे पास y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा मेरे पास 1/4 √2। तो ये मैं इसको 2√2 लिख सकता हूँ ना, और √3 K। या फिर y बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा? 1/2 √6 K। ये हो जाएगा मेरे पास y। और मेरे को कौन सा वाला पार्ट चाहिए इसका? मेरे को कौन सा वाला पार्ट चाहिए भाई? ये आपके पास 3:1 में, तो 3 वाला पार्ट है या 1 वाला पार्ट है हमारे पास? हाँ बेटा, 3 वाला पार्ट या 1 वाला पार्ट? 1 वाला। 1 सर वाला 1 पार्ट वाला। है। तो 1 वाला पार्ट है, इसका मतलब मेरे को y चाहिए, तो y मेरे पास आ चुका है। y मेरे पास आ चुका है ना, तो y मेरे पास आ चुका है। मेरे पास ये जो पार्ट था 1 वाला पार्ट 3:1 G1O। सो इसको तो हटा इसको। सो और G1O is equal to y equal to 1/2 √6 K। यही है आपका, एक मिनट बेटा, 1 वाला पार्ट चाहिए, 3 वाला पार्ट चाहिए ना? अरे सरकम रेडियस निकाल रहे हैं मेरे भाई। ये आपका O है, तो ये D से चाहिए ना लेंथ आपको। भाई आपके पास में ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है, और यही आपके पास अगर इसका सरकम सेंटर भी है, तो OD, OB, OA और OC ये बराबर होंगे ना। हाँ 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 सर 3 वाला आप चाहिए। बेटा 3 वाला चाहिए, 3 वाला चाहिए। सो है ना, ये आ गया आपके पास, है ना। ये थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर दूं, है ना। इसको तो बनाना पड़ेगा। ये आपके पास D था, ये G1 था, और ये आपके पास O था। ये 3:1 में डिवाइड करेगा, तो यहां से ये 3y प्लस y दैट वुड बी 1/2/3 K। So your y is equal to 1/2 √6 K. So your 3y would be 1/2 √2 × 3 करके लिखना पड़ेगा, या फिर ना भी लिखे तो भी चलेगा बेटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। Your 3y would be 3 into 1/2 √6 K. That would be what? 1/2 √3 से √3 and √3/2 K। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सर। मैंने कुछ बेटा यहाँ पे आई थिंक थोड़ी मिस्टेक हुई होगी। ये इसको ऐसे ही लिखे लेते हैं। ये ऊपर 3 ऐसे गंदा सा आ रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3K/24 लिख दूं ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। सो हाँ सर। आर सरकम रेडियस OA equal to OB equal to OC equal to OD equal to 3y can be given by 3/√24K। यही है आपकी सरकम रेडियस, यही है आपकी सरकम रेडियस, ठीक है। इनर रेडियस
ये कैसे निकलेगी? सरकम रेडियस तो हो गया आपका काम, सरकम रेडियस का तो काम हो गया, इनर रेडियस क्या होगी? अब अगर कोई बच्चे को कंसेप्ट पता है ना, अगर कोई बच्चा कंसेप्ट जानता है कि इनर रेडियस तब क्या था एसओटी में, तो वो यहाँ से इस चीज को आराम से इंटरप्रेट कर सकता है, वो आराम से हेलो इंटरप्रेट। हाँ बोलो, क्या बोलो। सर, इनर रेडियस मतलब हमें कोई भी फेस के वो ये परपेंडिकुलर लाइन के डिस्टेंस चाहिए। बेटा पहले तो मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इन सर्कल, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो मेरे पास अगर मैं इनर रेडियस की बात करता हूँ या इन सेंटर की बेटा बात करता हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या चीज आती है ना, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बैठा हुआ है जो तीनों साइड को एज ए ट्रायंगल डील करता है, यही है ना? हाँ सर, तो फिर वो वहां पे जब टच करेगा तो वो परपेंडिकुलर बनाएगा ना लाइन। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि इसके अंदर जो इनर स्फीयर बन रहा है उसका प्रिंसिपल क्या है? वो तीनों के सर वो तीनों जो, हाँ तीनों जो फेसेस फेसेस है, को फेसेस को टच करेगा आपसे। टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन, टेन, हाँ टेंजेंट, क्योंकि बेटा फेस तो आपका प्लेन हो गया ना भाई, ये आपका सर्कल, ये आपका स्क्वायर मान लीजिए, ये ये जो उसकी इसके जो सारे के सारे जो फेसेस हैं उनको एज ए टच कर रहा है ना, तो उसको टेंजेंट लाइन तो बोलोगे नहीं, टेंजेंट प्लेन होता है। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? हाँ तो ये सर। आपके अंदर एक ट्रेंड, अब बेटा है क्या ना, उस ज्योमेट्री को तुम खुद समझ रहे हो अंदर बनाना कितना इम्पॉसिबल सा है, उसको अपन नहीं बना सकते। अगर कैसे दिखाएंगे आप, मैं बताओ कैसे दिखाऊंगा मैं उस चीज को, कैसे दिखाएं अपन उस चीज को अब यहाँ पे? अब अगर मैं, तो उसका केवल है क्या ना, अगर एक सर्कल के अंदर टेट्राहेड्रॉन बैठा है और आप साइड से देखोगे तो आपको केवल एक ही फेस नजर आएगा उसका, अगर आप सामने से देखोगे तो इसको जो हम बनाएंगे देखने में, हम बिल्कुल ये वैसा ही बनाएंगे। तो ये देखने में ये कैसा बनेगा? ये आपका स्फीयर रहेगा और इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं मैं, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में जो टेट्राहेड्रॉन होगा वो उसका केवल एक ही फेस दिखेगा आपको, और वो मान के चलो ये एक है आपका। समझ रहे हो ना भाइयों? ओ भाइयों समझ रहे हो ना? हाँ चलो ठीक हाँ है, सर। चलो बेटा ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी हो गया। बताओ, तो बेटा सिद्धेश, मेरा तुमसे प्रश्न, बच्चे का मैसेज आया, मैं मैसेज पढ़ लूं एक बार बच्चे का। सर टेंजेंट टू ऑल फेसेस, बेटा वो फेस ये वाला है, वो जो तुम लिख रहे हो ना, ये अलग चीज हो जाती है ना? चलो खैर कोई नहीं, वो अलग चीज हो जाती है, जो तुम जिस चीज की बात कर रहे हो वो अलग है ना? चलो खैर कोई नहीं। तो इसका मतलब अगर इस चीज को इमेजिन करो आप, आपके पास में एक टेट्राहेड्रॉन रेगुलर, उसके अंदर एक गोला है, उसके अंदर गोला बैठा हुआ है, तो वो गोला क्या चीज फॉलो करेगा? उसका जो सरकम सेंटर होगा, अच्छा उसका जो सरकम सेंटर, क्या सॉरी इन सेंटर, इन सेंटर है, वो भी बायसिमेट्री से आपके सरकम सेंटर पे ही आ जाएगा। हाँ तो हाँ सर। अब मेरे पास जो इनर रेडियस है वो क्या हो जाएगा? अब जो मेरे पास इनर रेडियस है वो क्या चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सर वो डी जी डैश ओ जी डैश हो जाएगी ना। ओ जीवन, ओ जीवन, हाँ ओ जीवन, सॉरी। है ना? मतलब बेटा मेरी, हाँ समझ में, रोहित ने आंसर दे दिया, सही है। मतलब मेरी बात सुनना बेटा, आपके पास ये जो डीजी1 लाइन आई है ना, जो टेट्राहेड्रॉन की मीडियन का रोल प्ले कर, मीडियन नहीं है, रोल प्ले कर रही थी, समझ रहे हो ना बात को? उसकी एक, उसका एक पार्ट तो सरकम रेडियस हो जाता है और दूसरा पार्ट इनर रेडियस हो जाता है। समझ में आई बात? हाँ तो अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं अब ये बोलूंगा कि इसकी जो भी रेडियस होगी बेटा, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला, ये मैं बोल सकता हूं कि अगर ये मेरे पास सेंट्रॉइड है तो इसकी, इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो आ रही होगी, ये एसी नहीं है, ये एसी तो इधर सामने से दिख रहा है, डी इसके पीछे बैठा हुआ है, ये प्लेन है आपका, ये एसी नहीं है,
इसको अगर मैं ई नाम दे दूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना, नाउ इनर रेडी, इनर रेडी, इनर रेडियस, इनर रेडी बोलते हैं, पता है आपको, इनर रेडी इज इक्वल टू जी ई और 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 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ circumcenter सेंट्रॉइड। इस केस में तो सेंट्रॉइड हर केस में नहीं होगा, इस केस में सेंट्रॉइड है सिर्फ, और इन सेंटर टू एनी फेस, यही होगा ना। तो ये जो आपके पास जीई है, ये आपको जीई आपकी OG1 हो जाएगी, OG1 हो जाएगी। और OG1 बेटा कितना था आपके पास में, OG1 कितना था, y वाला, x वाला फैक्टर, केवल y वाला फैक्टर। तो y आपके पास कितना आया था, कितना आया था y आपके पास में, कितना आया था, ये रहा आपका y, ये। तो ये कितना हो जाएगा, अरे यही आया था ना बेटा अपना, हाँ यही आया था, ये आ जाएगा अपना ये आया था अपना, ये ऊपर ही बैठा हुआ है अभी तो, 1/2√6k। समझ में आई बात, या फिर y इक्वल टू 1/√24k। सो inner radii of regular tetrahedron equal to k by √24। क्लियर है, समझ में आई बात, रिप्लाई करो, क्लियर है। तो ये है आपका, ये दोनों रिजल्ट तुमको ना बेटा याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। और यहां से एक दूसरी चीज और निकल के आती है, और वो दूसरी चीज ये है, बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं सम ऑफ इनर रेडी एंड सर्कम रेडी ऑफ एनी रेगुलर tetrahedron is equal to distance between the vertices of regular tetrahedron to centroid of opposite face। तो ये बात सही है ना, ये बात सही है ना, फिर बात तो एक ही है भाई, इस दोनों का सम करेंगे तो यही तो आया था। ये आपके पास में भैया अभी अभी आपको मैंने कहा तो आपके ये ओडी था, वो आपके पास सरकम रेडी आ गई थी, और OG1 आपकी, ये आपकी इनर रेडियस आ गई। तो OD प्लस OG1 ये आपके पास में क्या होगा, किसी भी वर्टिसेस से अपोजिट फेस की सेंट्रोइड को मिलाने वाली लाइन की डिस्टेंस ही तो है हाँ है ना, क्लियर है ना ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। कुछ एक आध और अच्छे इसके एग्जांपल्स हैं। चलो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक नया एक छोटा सा टॉपिक है,
लीनियर कॉम्बिनेशन। अरे लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको, मतलब मैंने वैसे फिजिकली बताया हुआ है, मतलब इस चीज को कि मतलब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ये मैं बता चुका हूं इसका। अब इसका अगर इसको एनालिटिकल देखा जाए तो क्या है, देखिए इफ अ वेक्टर आर वेक्टर, कोई ये आर, ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं है। आर वेक्टर वेक्टर है, नॉट अ पोजीशन वेक्टर। इफ अ वेक्टर आर वेक्टर is said to be, a vector r vector is said to be in linear combination of vectors a वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, और इसी तरीके से आगे तक भी है। सी वेक्टर if x comma y comma z are scalars, scalar मतलब real quantities, such that r vector equal to x a vector plus y b vector plus z c vector, और ये इस तरीके से जो भी है, जितने भी जो वेक्टर आ रहे हैं इस तरीके से आ रहे हैं। ये तो हुआ इसके और स्टेटमेंट तक की बात। कोई बच्चा है जो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता सकता हो कि ये सर इस बात का मतलब ये है? कोई बच्चा जो ये बता सके कि सर ये जो आप बोल रहे हो ना, इस बात का एक्चुअल मतलब ये है, क्या मतलब है इस बात का? कोई बच्चा इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता सकता है क्या है? मतलब मैंने क्या बोला, आपके पास में एक तो आर वेक्टर है और आपके पास में कुछ अलग अलग वेक्टर्स हैं। अगर एक वेक्टर को उन सारे वेक्टर को जोड़ तोड़ करके लाया जा सकता है, अभी मैंने ही बोल दिया अभी गलती से, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो बेटा, कुल मिलाकर के बात क्या है, ये बेटा मान करके चलो ये एक वेक्टर है, ये मान के चलना आर वेक्टर है। आपके पास 3D में मैंने आपको 5 वेक्टर दे दिए, एक ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर, डी वेक्टर, कुछ तरीके से। अब अगर इन सारे वेक्टर को, मतलब मैं स्क्रीन पे बना रहा हूं बेटा, मान के चलो ये आर वेक्टर है और एक मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। अब अगर मैं इनके, मतलब ये जो सारे वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, इनके आर्ग्यूमेंट में अगर मैं इंटरफेयर कर सकूं, अब आर्ग्यूमेंट में इंटरफेयर कैसे होगा, एक्स ए वेक्टर, तो एक्स की मदद से मैंने ए वेक्टर को छोटा बड़ा या आगे पीछे, आगे पीछे कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। एक्स अगर नेगेटिव ले लिया तो ए वेक्टर पीछे की तरफ घूम जाएगा, बोलो। हाँ सर। इसी तरीके से वाई बी, इसको, और ये जेड सी, एक्स वाई जेड, अब ये बचा नहीं, ये ले लो अल्फा डी वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो केवल फ्लिप कर सकता हूं डायरेक्शन आगे पीछे, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीछे। क्या मैं इन तीनों वेक्टर को ऐड करके, मतलब ये एक्स से वेक्टर को मैंने ऐड किया तो ये एक्स से वेक्टर मेरे पास ये आ जाएगा, वाई भी वेक्टर को ऐड किया तो मान के चलना बेटा वाई भी, देखो इस चीज को समझो, क्यों? क्योंकि फील होना जरूरी है। एक तो होता है आप, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में ना बेटा, जब तक फील नहीं आएगा ना सवाल का, तब तक क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा और ना ही आपका एडवांस लेवल की अप्रोच प्रिपेयर होगी उस केस में। ये हो गया वाई बी वेक्टर। ये जेड सी वेक्टर, ये जेड सी वेक्टर है, तो जेड सी वेक्टर बेटा मैं मान के चलता हूँ ये जेड सी वेक्टर हो गया, और ये डी वेक्टर अल्फा डी वेक्टर, ये अल्फा डी वेक्टर ये ले लिया मैंने। ठीक है ना बेटा? अब मेरी बात समझना, मैं इनको इस तरीके से एडजस्ट करूं एक्स वाई जेड और अल्फा से कि इनका जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर आ जाए, आर वेक्टर ये। तो क्या ऐसा किया जा सकता है क्या?
बात का जवाब हाँ दीजिए। बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, किया जा सकता है। मतलब मैं इस तरीके से इन सारे फोर्सेस को मैंने अरेंज करूं एक्स वाई जेड और अल्फा की मदद से कि उन सब का रिजल्टेंट आर वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाए। क्यों बेटा? अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। आर वेक्टर कहाँ है बेटा? इन सब के बीच में ही तो कहीं ना कहीं आ रहा है ना। तो बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन अगर मैं बताऊं आर वेक्टर आपका कैसे भी क्यों ना हो, ये तो चलो ठीक है, मैंने इन सब की डायरेक्शन में ही आ रहा है सर, इन सब का तो रिजल्टेंट है वो इधर ही तो आएगा कहीं ना कहीं, इसीलिए सर ये तो केस बायस्ड हो गया। कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये आर वेक्टर ये छोड़ो हटाओ, आर वेक्टर ये नहीं है। मैं बोलता हूँ आर वेक्टर आपका ये था, अब लीजिए अब भी आ जाएगा। इनकी डायरेक्शन तो मूव करना मेरे हाथ में है ना, अब भी आ सकता है। मतलब इन सब का रिजल्ट, अच्छा हाँ बेटा इस सब का रिजल्टेंट ये आ सकता है क्या? इन सब का अरे बिल्कुल आएगा। वाई को नेगेटिव कर दो तो वाई इधर घूम जाएगा, एक्स को नेगेटिव कर दो एक्स इधर घूम जाएगा, और ये दोनों आपस किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किया जा सकता है। यही आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आया? समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ मेरे पास सुनो अब बेटा, मैं 100 की सीधी एक बात बताऊं, अगर आपके पास 2D में, 2D बोले तो ये जो आपको व्हाइट बोर्ड अभी आपके फोन में या आपके लैपटॉप में नजर आ रहा है ना, इस प्लेन को मान लो, या फिर आपके सामने जो आपके घर की जो दीवार नजर आ रही है, 2D में अगर आपके पास 3 से ज्यादा वेक्टर हैं, वो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। मतलब दो का रिजल्टेंट तीसरे को ला सकते हो आप उनके मैग्नीट्यूड में इंटरफेयर करके। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ अगर आपके पास हाँ किसी प्लेन में दो से ज्यादा वेक्टर है, किसी भी प्लेन में आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर है, वो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। अब बात करें दूसरी, अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं और तीनों जो है वो कोप्लेनर नहीं है, मतलब तीनों अच्छा दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। मतलब अगर दो वेक्टर आप दुनिया के किसी भी तरीके से ले लो आप, उनसे पास एक प्लेन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो पॉइंट से एक लाइन हमेशा पास होगी, ये बिल्कुल वैसा ही है कि दो पॉइंट आप कहीं भी ले लो मिलाने वाली लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से दो वेक्टर आप कहीं भी ले लो, दो वेक्टर से कहने का मेरा मतलब है बेटा अपने हाथ में दो पेन उठा लो, ये दो पेन उठा लो आप, ये एक हो गया, और दूसरा कहीं कैसे भी रख दो इसको, अब आप इसको कैसे भी रख दो आप, जैसे आपने ऐसे रख दिया, ये एक ये लिया, और हाँ इसको कैसे भी रख लो आप, यस आप कहोगे सर ये ऐसे रख दिया मैंने, अब बताओ इससे कौन सा प्लेन पास होगा? बच्चा कहेगा मेरे को गलत साबित जो करने के लिए होगा, सर ये लो ये एक प्लेन हो गया और ये एक प्लेन ये हो गया। मतलब ये बेटा इनकी ये जो ऐसे ये टच हो रहा है, ये अब तो नहीं है ये आपके पास, मतलब कहने का ये केस है ये आपका ये वाला। अब तो बेटा कोई प्लेन पास नहीं होता, इससे क्या करें हम? मेरी बात तो गलत साबित हो गई ना फिर। आप बताओ इससे कौन सा प्लेन पास हो रहा है? हो रहा है वेक्टर को 3D में कहीं भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो जब वेक्टर को 3D में कहीं भी रिप्लेस किया जा सकता है तो एक काले वाले को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, अब ये प्लेन पास हो गया ना इसके ऊपर से, एक प्लेन में आ गए। हाँ तो हमेशा दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ बेटा कि आपके पास 3 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 3 वेक्टर हैं वो नॉन कोप्लेनर है, कहने का मेरा मतलब हो गया आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब बेटा ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसका, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। क्या अगर मैं बोल दूं कि ये आपका, अगर मान के चलो बेटा ये थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या कि ये एक्स ए वेक्टर और ये वाई बी वेक्टर, इनको एक्स और वाई आप चूज करने के लिए आप फ्री हो? क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंटरफेयर करके सी वेक्टर का रिजल्टेंट ला सकते हो? नहीं ला सकते आप, नहीं ला सकते। नहीं। क्योंकि बेटा ए और बी का रिजल्टेंट है वो, देखो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो अपने प्लेन में, खुद के प्लेन में होगा। अगर मैं एक प्लेन में जैसे बेटा इस प्लेन में एक फोर्स में इधर लगाऊं एक फोर्स में इधर लगाऊं, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा इस पॉइंट से आपकी तरफ आ सकता है क्या? हो सकता है कि ऐसा आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं आप बताओ। नहीं हो सकता। रिजल्टेंट का मतलब ही यही होता है कि सबका रिजल्टेंट, मतलब एक 5-6 फोर्स मिलाकर के उसका रिजल्टेंट ला दिया, तो इसका मतलब तो यही होता है कि आपके पास जो चारों के चारों फोर्स है ना उन सबको हटा के ये एक फोर्स से काम चल जाएगा आपका। रिजल्टेंट का मतलब ही यही होता है। तो इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो इसकी डायरेक्शन इसके प्लेन में होगा। तो आप बताइए एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन के साथ में क्या आप इन तीनों को बैलेंस कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो नहीं कर सकते होगे तो हमेशा 3 नॉन कोप्लेनर प्लेन हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे, नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इनका। लीनियर कॉम्बिनेशन, कुल मिला के लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स को लेकर के और किसी भी एक वेक्टर को बाकी सबका रिजल्टेंट बना दिया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब नहीं किया जा सकता? जब ये तीनों आपके नॉन कोप्लेनर हो जाए। क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है ना। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है। एक मिनट रुकना बेटा, मैं बंद कर दूंगा इसको। अभी ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं थ्योरम इन प्लेन। थ्योरम इन प्लेन। अच्छा बेटा, एक मेरी बात का जवाब दो। ओ राधे कृष्णा, मैंने आपको बोला 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे। इसका मतलब तो ये भी है ना कि 2 लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होंगी। ये बात सही है क्या? 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, तो इसका मतलब यही तो है ना कि 2 लाइन, वेक्टर और वेक्टर लाइन, इनमें बहुत अंतर है। वेक्टर लाइन आप मूव कर सकते हो दुनिया में कहीं भी, सॉरी वेक्टर को आप मूव कर सकते हो दुनिया में कहीं भी। वेक्टर लाइन आपकी एक स्टेशनरी कर्व है, 3D कर्व। तो क्या इस बात का ये मतलब मैं निकाल दूं क्या कि कोई भी वेक्टर लाइन, 2 वेक्टर लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं जरूरी होगा, नहीं। नहीं होगा। क्योंकि लाइन, ये अभी जैसे मैंने ये जो केस बता, सपोज बेटा एक लाइन ये है, मतलब ये लाइन ये इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर आपकी तरफ भी इनफाइनाइट आ रही है, ये एक दूसरी लाइन। अब इनको मैं मूव नहीं करा सकता, और ये दोनों लाइन आपकी सेम वेक्टर में नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, मगर ये जरूरी नहीं है 2 वेक्टर लाइन आपके पास में हमेशा कोप्लेनर हो जाए। इनका नाम अलग से दिया जाता है और उसको आगे पढ़ेंगे हम, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जो एडवांस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनता है ना, वो इनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। आगे आएगा तब इसको पढ़ेंगे। अभी क्योंकि बताया था तो मैंने सोचा क्लियर करते चले इस बात को। 2 लाइन हमेशा कोप्लेनर हो जरूरी नहीं है, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, मगर 2 लाइन हमेशा कोप्लेनर हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो आपके पास है थ्योरम इन प्लेन है आपके पास में, इसको देख लेते हैं। if a vector and b vector, a vector and b vector are two non-zero collinear vectors, then any vector r vector coplanar with them can be expressed as their linear combination, say r vector equal to x a vector plus y b vector, ठीक है ना, where x and y belongs to r, या फिर ये स्केलर, ठीक है ना। ये तो वही बात हो गई आपके पास में। देखो ये आपके पास में इस तरीके से भी प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। अब इसका जो मतलब होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास में कोई भी आर वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक ही, ये आपके पास नॉन जीरो कुलीनियर, नॉन जीरो एंड नॉन कुलीनियर लिखे तो ज्यादा बेटा होगा, नॉन जीरो एंड नॉन कुलीनियर है, नॉन जीरो एंड नॉन कुलीनियर, या नॉन कुलीनियर होगा ये, गलत, नॉन कुलीनियर, ठीक है ना। अब इसका मतलब तो बेटा मैं बता ही चुका हूं। मान के चलो ये आपके व्हाइट बोर्ड में ए वेक्टर ये है आपके पास में,
और बी वेक्टर कहीं भी ले लीजिए आपके से भी, ठीक है ना। तो आपके पास में इन दोनों का एक तीसरा वेक्टर इनके रिजल्टेंट के तौर पर आप ऐसा बना सकते हो कि आपके पास में एक्स ए वेक्टर और ये वाई बी वेक्टर, वाई पी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट आप बना सकते हो कहीं ना कहीं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है? ये चीज तो अपन डिस्कस कर चुके। क्लियर है मेरे भाई? बोलिए, हाँ बोलो। हाँ अच्छा चलो ठीक है, एक और मैं चीज आज आपको, ये थोड़ा आपके कोर्स से हटके है, एक ऐसी, अच्छा बेटा अपन ने साइन रूल पढ़ा था, याद है कुछ? साइन रूल याद है? साइन रूल कुछ पढ़ा था? साइन रूल याद है? नहीं याद है? किसी भी ट्राइंगल में ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी पढ़ा था, याद है? देखो अपन ने जो बेटा साइन रूल पढ़ा था ना, वेक्टर में उसी रूल को लामी थ्योरम से पढ़ा जाता है, उसका नाम लामी थ्योरम बोल दिया जाता है। उसी चीज, वो चीज वही है, लामी थ्योरम नाम हो जाता है उसका। तो ये लामी थ्योरम क्या होती है ना, हालांकि हमारा बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, बट क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लामी थ्योरम, लामी मतलब वही है कि कोई एक मैथमेटिशियन हुए थे, उनका नाम लामी था, सरनेम लामी था उनका, तो उन्होंने ही इस थ्योरम को दिया था। और ये अलग से कुछ भी नहीं है, जो हमने ट्रायंगल रूल पढ़ा था ना, ये ट्रायंगल रूल क्या, सॉरी साइन रूल पढ़ा था, ये साइन रूल ही और कुछ भी नहीं है। से 3 वेक्टर्स a vector comma b vector and c vector are such that such that are such that such that they are following vector triangle rule। मतलब कहने का मतलब है, इन दोनों में बच्चे का मैसेज आया, सर F1 अपॉन साइन है, F2 अपॉन साइन बीटा, हाँ हाँ वही 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 है, वही है वही है ना। तो इसका यूज आपके मैथमेटिक्स से ज्यादा फिजिक्स में ज्यादा है, फिजिक्स में बहुत यूज होता है ये। तो अगर ये वेक्टर ट्रायंगल रूल फॉलो कर रही है, तो कहने का मेरा मतलब है बेटा कि मान के चलो ये ए वेक्टर है, और ये बेटा बच्चे का मैसेज आया है ना, हाँ हाँ वही है बेटा वही है ना, ये आपका वेक्टर ट्रायंगल रूल है ये, है ना, ये बी वेक्टर और ये आपका हो गया सी वेक्टर, है ना। अब बेटा ये ट्रायंगल बन गया आपका, तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को ये एंगल को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसके अपोजिट मैं बी बोल देता हूँ। आप कुछ और भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सिर्फ बी इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी लामी थ्योरम इससे सीधी सीधी रिलेट हो जाए, है ना। मगर बच्चे का मैसेज आया था, बच्चे का नाम क्या था उसका? विवेक, बेटा विवेक। मगर इसको करने का थोड़ा सा तरीका और चेंज हो जाता है यहाँ पे, और ये आपका ए हो गया। अब इस चीज को समझो आप, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके 3 वेक्टर जो होते हैं उनको 3D में कहीं भी स्पेस कहीं भी जो है वो जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो आप, कहीं भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये बी, अब देखिए मैं इनको इस तरीके से मूव करूंगा, अभी क्या है, अभी कुछ अभी आपके पास ट्रायंगल फॉर्मेट में है, मैं इनको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि इन तीनों की टेल आपस में जुड़ जाए। टेल क्या होता है? वेक्टर का ये जो पार्ट होता है ना, जो जिसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हेड बोलते हैं, और ये जो इसकी जो पीछे पूंछ होती है ना, इसको टेल बोला जाता है। तो मैं इन तीनों की टेल टच करूंगा। टेल टच करने का मेरा मतलब क्या है ना बेटा, कि ये जो ए वेक्टर है ना, ये वाला जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है, बच्चे का मैसेज आया, बच्चे का मैसेज आया, यस सर टू कॉन्करेंट होने चाहिए। देखो ये जो ए वेक्टर है ना, इस ए वेक्टर को ऐसे उठा करके ऊपर लेके जाऊंगा, बी वेक्टर को कुछ नहीं छोड़ूंगा, बी वेक्टर जैसा है, बी वेक्टर को बी वेक्टर को एज इट इज रहने देंगे। तो ये जो आपके पास में चीज बनेगी, देखना बेटा क्या होगा, ये ए वेक्टर को ऊपर रिप्लेस किया, ये आ गया आपका ए वेक्टर। ये बी वेक्टर जो है, हाँ ये बी वेक्टर है, इसको बेटा ये तो तीनों ऐसे ऐसे, सर, सी की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। हाँ सी की डायरेक्शन है उसको अपोजिट करना है। ये पढ़ा हुआ है क्या फिजिक्स में? हाँ सर, पढ़ा है। हम्म,
ये लामी तो फिर जब पढ़ा है तो क्या उसको बार बार। चलिए ये बेटा बी वेक्टर ये हो गया, और ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये सॉरी ये आपके पास सी वेक्टर हो गया। अब बेटा बात करें इनके एंगल्स की, तो ये बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल सी है, तो जब ये ऊपर उकर के जाएगा तो ये आपके पास पाई माइनस सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सी। ए और सी के बीच में ये ए है और ये सी है, इसके बीच में बी है, तो जब ये आगे पीछे होंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा पाई माइनस बी, और सिमिलरली ये आपके पास हो जाएगा पाई माइनस सी, ये वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो अब इस केस में क्या होता है ना, आपके पास ये जो तीन वेक्टर्स हैं इस तरीके से, इन एंगल को अगर आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते थे आपके केस में, तो आपके पास में ये हो गया, मतलब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है ना। क्या आया था ये एंगल, ये आया था पाई माइनस सी, ये आया था पाई माइनस बी, और ये आ गया था आपके पास में पाई माइनस ए। तो ये आपके पास में क्या होता है ना, कोई भी एक वेक्टर उसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, बच्चे का मैसेज आया है, तो ये हो जाएगा आपके पास में सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर अपॉन साइन पाई माइनस सी, जो कि खुद सी हो जाएगा, बी वेक्टर, आप उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बी वेक्टर अपॉन साइन पाई माइनस बी, और ये सर आपका ए वेक्टर अपॉन साइन पाई माइनस ए, ये सब इक्वल होता है। और इसी तरीके से बेटा अगर इनको, अगर इन्हीं को ही अगर हम एंगल ये ना लेकर के अलग एंगल ले लेंगे, जैसे ये और ये और ये, अब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है, और इनके एंगल ये ले लें अल्फा, इसको ले लें बीटा और इसको ले लें गामा, तो यही आपके पास में ए वेक्टर अपॉन साइन अल्फा, बी वेक्टर अपॉन साइन बीटा और ये सी वेक्टर अपॉन साइन गामा, ऐसे भी हो सकता है। वो केवल मैंने एंगल बताया, तो ये कुछ अलग नहीं है, ये आपकी लामी थ्योरम ही है। लामी क्या मतलब, ट्रायंगल रूल ही है, पाई माइनस सी पाई माइनस बी पाई माइनस ए, ये आपके पास में ए बी सी हो जाते हैं फिर से जाकर के, ठीक है ना। ठीक है, जब जब पढ़ा हुआ है तो फिर इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये ज्यादा फिजिक्स में ही यूज होता है, मैथ में उतना यूज नहीं होता। मैथ में तो क्योंकि वेक्टर के इतना एडवांस और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, कि वहां इसको यूज करने से नहीं चल पाता है काम, मतलब बहुत कम ही जगह यूज होगा ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपीयर्ड है एक बार, आया हुआ, तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इस क्वेश्चन को, 10 मिनट है हमारे पास अभी। तो भाई क्वेश्चन ये है आपका, आर्क, इसका बेटा डायग्राम भी दिया है, तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ इसका एक बार। आपका इसका डायग्राम कुछ ऐसा है कि आपको ये, हाँ भाई अपीयर्ड क्वेश्चन है ये, तो ये है आपके पास में दो परपेंडिकुलर साइड्स दी है, और इनके बीच में आपको एक आर्क दिया हुआ है, ये एक आर्क दिया हुआ है, ये लीजिए बेटा, सर्कल का आर्क है ना, ये बनेगा नहीं थोड़ा उतना अच्छे से, बट एक सर्कुलर आर्क है ये, ठीक है ना, सर्कल है, तो ये और ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, हाँ अब ठीक है। ये आपका ओ ले लीजिए, ये सर्कुलर आर्क है आपका, ये ए पॉइंट है और ये आपके पास पे ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको ए वेक्टर दे रखे हैं, और सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो है आपको सी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। और ये आपके पास में सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, सरकमफेरेंस पे ये कोई पॉइंट है, और इसको बेटा ये बी वेक्टर दिया हुआ है, और आपको ये बोला गया है कि ये जो आर्क बेटा आपका एसी बन रहा है ना, इसका रेशो 1:2 का है, ठीक है ना। और ये आपका ऑब्वियसली ओरिजिन है ही सही, तो आपको ओबी को ए और सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अब इसको मैं लिख देता हूं। मतलब करना क्या है, करना यह है कि ये आपका सर्कल का आर्क है, ये पॉइंट आपका स्मॉल ए वेक्टर है और ये पॉइंट आपका स्मॉल सी वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जो दिया है ना इसका, ये स्मॉल सी वेक्टर तुमको दिया है, स्मॉल सी बार, ये बी का स्मॉल बी बार, और ये ए का स्मॉल ए बार। तो बी बार को आपको ए बार और सी बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है,
मतलब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में, यही तो मतलब है इस बात का कि तीनों आपके पास है, लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको अरेंज करना है। तो ये कैसे होगा, दिमाग लगाओ, तब तक मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्योंकि इसको लिखना तो जरूरी है ना। आर्क ए सी, सर आर्क लेंथ होती है वो थीटा इंटू लेंथ होती है ना, रेडियस। आर थीटा। हाँ सर, तो फिर हमें 2:1 में हम एंगल्स को डिवाइड करेंगे 90 को। शाबाश शाबाश, तुम इसको तो निकाल के फिर रखो बेटा। बेटा मैं इसको लिख देता हूँ, तुम निकाल के रखो इसको। सही है, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, एकदम फाइन कंसेप्ट है वो। सोचिए, अभी और भी बच्चे हैं, तब तक और भी बच्चे आ जाएंगे, मैं लिख लेता हूँ बेटा इसको तब तक ना। आर्क एसी ऑफ द, आर्क को ऐसे लिखा जाता है बेटा, याद रखना है ना, छोटी सी बात है, बचपन में भी पढ़ा होगा। आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर ऐसे चंद्रमा की तरह शेप बना देते हैं ऐसे, वो शिवाजी महाराज लगाते थे ना ऐसे माथे पे, वैसा वाला तिलक। ठीक है ना, चलिए। आर्क एसी ऑफ द क्वाड्रेंट of a circle with center as origin, मतलब ये आपका आर्क है और आर्क का सेंटर भी ओरिजिन ही है। तो ये सारे के सारे एक्चुअली आपके रेडियस वेक्टर भी कह सकते हो, ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर, सब रेडियस वेक्टर भी हैं आपके। हेलो सर, हाँ बेटा बोलो। ये ओरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर ओबी वेक्टर के समान पोजीशन होगा, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, हाँ पोजीशन तो वेक्टर है। इक्वल रेडियस है इसलिए क्या इक्वल है? नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल है, मगर आप जानते हो वेक्टर को केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पे इक्वल नहीं बोल सकते ना आप, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, हाँ, तो है ना। डायरेक्शन हाँ अलग होगी। हाँ, तो ये तो मैंने बोला ही ना कि ये रेडियस वेक्टर बोल सकते हो, तो मैं बोली। हालांकि रेडियस वेक्टर का एक्चुअल मीन अलग होता है, मगर यहाँ ठीक है, क्योंकि हम वो चीज, रेडियस वेक्टर का मतलब अलग होता है थोड़ा। तो यहाँ पर ये सब रेडियस के अलॉन्ग है, मतलब ये सब इसकी रेडियस है ना। एंड रेडियस यूनिटी, अच्छा इसकी रेडियस का जो दिया है ना वो भी यूनिटी दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप कि ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, ये सब आपके पोजीशन वेक्टर हैं, कैप वाले, मतलब सी कैप भी बोल सकते हो, बी कैप भी बोल सकते हो, इन सबका जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही है, ये भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। सबस्टैंड अ राइट एंगल, आए हुआ क्वेश्चन है ये एक बार, राइट एंगल एट ओरिजिन, मतलब कहने का मतलब सी वेक्टर और ए वेक्टर एंगल आपके ओरिजिन पे राइट एंगल जो है वो बना रहे हैं, और कुल मिलाकर के क्वार्टर आर्क है, ये क्वार्टर आर्क है आपका। ठीक है ना। पॉइंट बी डिवाइड्स द आर्क ए सी, पॉइंट बी divides to arc AC in 1:2, मतलब उसने जो डायरेक्शन AC बोला है ना, तो 1 से C तक जाते में ये 1:2 में डिवाइड है, ये वो कहने का। इन 1:2 express the B vector in form of A vector एंड सी वेक्टर। देखिए यहां पर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, ए को बी सी में एक्सप्रेस कर दो, बी को सी ए में एक्सप्रेस कर दो, सी को ए बी में, बात एक ही है, क्योंकि जो भी रिलेशन आएगा तीनों का आएगा। किसी को भी इक्वल के इधर रख दो, बाकी दो को इक्वल के इधर रख दो, तो वो कोई भी एक दूसरे में जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। हाँ भाई सिद्धेश, अब बोलो तुम क्या कह रहे थे। तुमने सही बोला था बेटा कि ये जो एंगल होगा वो भी आपका आर्क के रेशो में डिवाइड होगा, ये तुमने बात जो सही बोली। आर्क लेंथ इसकी 1 दे रखी है, आर्क लेंथ 1 दे रखी है, तो आपके पास में जो ए बी आर्क है सर वो बेटा आर थीटा हो जाएगा। एक मिनट, आर थीटा हो जाएगा, आर कितनी है 1, और इसको अगर मैं बेटा थीटा 1 बोल दूं और इसको मैं थीटा 2 बोल दूं, तो ये आर थीटा 1 ये इक्वल टू 1 दी गिवन है आपको। और इसी तरीके से आपके पास बी सी आर्क है, ये आपके पास में आर थीटा 2, आर तो फिर से थीटा 2। ठीक है ना, एक मिनट मिनट,
2 हाँ ठीक है ना, आर थीटा। तो ये आपके पास में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये θ1 अपॉन θ2, बेटा ये भी आपके पास सेम रेशियो में ही है, 1:2 में। अब ये पूरा 90 है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 1:2 का रिलेशन कब बनेगा, 30 और 60। 30। हाँ तो बस हाँ ये तुम्हारे पास 30 है बोले तो π/6, और ये तुम्हारे पास π/3 है। यस, सही बोला था बेटा। अब वैसे अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में करने का, इस बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया ये। अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में करने का। कैसे करेंगे बेटा सिद्धेश हम? सर बी को x मान के उसके हम कंपोनेंट ले सकते हैं। बेटा फिर अगर ऐसे तुमने देखो, देखो बेटा, पहली चीज तो कंपोनेंट अगर तुम निकालोगे, सिर्फ कंपोनेंट की बात करेंगे, तो फिर बी वेक्टर की जगह वो मॉड बी आ जाएगा। मतलब मॉड बी इसके इधर निकालोगे तो ये मॉड बी कॉस π/6 और मॉड बी साइन π/6। तो आपका बी वेक्टर तो पिक्चर से खत्म हो गया ना फिर, क्योंकि बी को तो आपने चलो मॉड ले सर, लिया। नहीं एक मिनट रुको, हम उसको को और एक मिनट, में एक करना मिनट है। बेटा, ये उसको समझे सिद्धेश इस बात को, मॉड क्यों नहीं लेना है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हाँ मॉड सर। से रिलेशन नहीं आएगा, मॉड से आ सकता है रिलेशन, वो जोड़ तोड़ करके तमाम सारी, मगर उसके केस में होगा क्या, बी वेक्टर आपका पिक्चर से खत्म हो जाएगा फिर। भैया आपने वेक्टर भी है, आपने जैसे इसको ब्रेक किया, वेक्टर तो ए, वो तो ए और सी में चला गया ना आपका, तो बी हाँ वेक्टर तो सर गया। वो तो मॉड वाला तरीका तो गलत है, वैसे तो नहीं करेंगे। हाँ बोलो भाई विघ्नेश, क्या होगा? सर हमें बी को ए और सी के एडिशन में, मतलब बस उनके लीनियर, रिजल्ट लीनियर कुल मिला के है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर हाँ कॉम्बिनेशन है, तो साथ साथ साथ। हाँ हाँ बोलो। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉस कंपोनेंट हो गए ना, ए और सी के। अभी तो बताया ही उन था। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब देखो ये ऐसे है, कई तरीके हैं वैसे इसको प्रूव करने के, बहुत तरीकों से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कई तरीके हैं। एक तो जिसने अभी यही बताया कि इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जा सकता है, एक तो वही तरीका है। और भी इसके अलावा भी जाए तो भी बहुत तरीके हैं उस क्वेश्चन को करने के, कई तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। अब देखिए मैं क्या करता हूं ना आपका, मुझे केवल और केवल इनको बैलेंस करना है कैसे भी करके, केवल सिर्फ यही है मेरे पास में कि इनको मुझे बैलेंस करना है। तो मतलब मुझको वो मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना है जिसको मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर से मल्टीप्लाइड करके इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूं। तो बेटा बी वेक्टर जो है मेरे पास, अब मैं केवल वेक्टर की बात करता हूं, तो बी वेक्टर तो ये है मेरे पास, ओरिजिन से जो डायरेक्शन है बी वेक्टर ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और सी वेक्टर जो है मेरे पास वो इधर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, मगर इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, वो एंगल मेरे पास 30 डिग्री का है। और वही मेरे पास सी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी है मेरे पास, मगर इसका जो है एंगल जो है वो इससे 60 डिग्री का है। हाँ बेटा अब क्या करेंगे, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे? सर वो सी cos 60 और a cos 60 का एडिशन करके भी बार हम ला सकते हैं। सी कॉस 60 और ए कॉस 60 में समझा नहीं बेटा तुम्हारी बात, क्या बोलना एक चाह रहे cos मतलब एक का cos कंपोनेंट एंगल 30 के रिस्पेक्ट में, मतलब बी के डायरेक्शन में होगा ना, एक a cos 30, और सी cos 60 वो भी बी के डायरेक्शन में होगा। हो? ए कॉस 60, तो फिर वो जो दूसरा कंपोनेंट आएगा उसका क्या करोगे आप? वो कंपोनेंट जीरो थोड़ी ना है भाई, वो उसके, अच्छा ठीक है मैं ये डी कॉस 60 इधर कर दूं, तो उसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा उसका क्या करोगे? उसको क्या जीरो करना चाहते हो ऐसा? क्योंकि वो भी है एक तरीका, वैसे भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वो भी किया जा सकता है, मगर सर पर बार और सी बार सेम है तो कैंसिल नहीं होंगे ना। दोबारा, ए बार और सी बार सेम है ना। ए बार और सी बार सेम मतलब सेम किस केस मतलब के? हाँ मैग्नीट्यूड वाइज तो तीनों ही सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज तो, अरे कुल मिलाकर ए और सी का रिजल्टेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में लाना है, बस इतनी सी है। और ये डायरेक्शन ही है, ये डायरेक्शन ही है आपका। अरे सिंपल सी बात है रे भाई, ये सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये दोनों आपके पास परपेंडिकुलर है ना वेक्टर। अब मेरे को इनका रिजल्टेंट जो है वो किधर लाना है, वो सी से 30 डिग्री के एंगल पे लाना है। तो क्या है इसमें, 30 डिग्री के एंगल पे लाना है इसका, इनका रिजल्टेंट को।
और 30 डिग्री के एंगल पे अगर मेरे को देखो सी बार और ये ए बार और ये सी बार दो मेरे पास है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट मेरे को बी वेक्टर के अलोंग लाना है, मतलब ए वेक्टर से 30 डिग्री ऊपर की तरफ लाना है। बेटा टाइम हो गया, चलो ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है कल डिस्कस करेंगे या फिर ग्रुप में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है हाँ सर। चलिए ओके।